नमस्कार विद्यार्थियों और प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हिस्ट्री हब में। आज हम मुगल कालीन संगीत कला के ऊपर चर्चा करेंगे और इसमें कितने संगीतज्ञ थे, कौन कौन से नाम है बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके लिए हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उनके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो समय व्यर्थ किए बिना शुरू करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। सबसे पहले हम देखते हैं आरंभिक काल, जो कि बाबर, जैसे हमको पता है कि मुगल जो साम्राज्य उसकी नींव बाबर ने रखी थी। हालांकि बाबर का जो राज्यकाल था वो केवल 4 वर्ष का था, लेकिन उसके बावजूद बाबर अपने संगीत प्रेम के लिए जाना जाता है और वो संगीत गोष्ठियों के लिए गोष्ठियों का आयोजन भी करता था और समय निकालता था और संगीत का आनंद भी लेता था। आगे चल के हमको हुमायूं के बारे में पता चलता है। हुमायूं जो है ये भी संगीत के लिए इसने 2 दिन, जो कि सोमवार और बुधवार, ये इसने सुनिश्चित कर दिए थे। इन दिनों पे ये संगीत सुनता था और इसके बारे में बताया जाता है कि इसके समय में 29 नामों की सूची मिलती है संगीतज्ञों की। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक तथ्य है। अकबर के काल में हालांकि संगीत की सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्धि हुई है, जो सबसे ज़्यादा चरमोत्कर्ष माना जाता है संगीत का, वो अकबर का काल माना जाता है। और अकबर के काल में दरबार में गायकों को 7 भाग में विभाजित किया गया था और हर एक भाग के लिए सप्ताह में एक दिन सुनिश्चित किया गया था कि वो एक भाग जो है वो दरबार में आके अपनी गायकी को प्रस्तुत करेगा। और जहाँ तक अकबर का सवाल है तो उसके जो नौरत्न थे उसमें से एक तानसेन थे। तानसेन जिनके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे, और इनके विषय में अबुल फजल ने बोला है कि ये अपने समय के सर्वश्रेष्ठ गायक थे। अकबर कालीन संगीतज्ञ के ऊपर हम आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है, अकबर के दरबार में 36 प्रमुख संगीतकार थे जिनकी सूची अबुल फजल देता है। तो अबुल फजल ने बहुत से आंकड़े दिए हैं और ये आईने अकबरी में उसने बताया है कि उसके दरबार में 36 प्रमुख संगीतकार थे, जिसमें हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे। तानसेन के लिए अबुल फजल ने लिखा है कि पिछले 1000 साल में भारत में उनके जैसा गायक नहीं हुआ। 1562 में पुंडरीक विट्ठल ने खानदेश, जो कि पड़ता है आपका महाराष्ट्र के एरिया में, खानदेश, और आगे चल के मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आ जाता है खानदेश, वहां पे बुरहान खान फारूकी के आश्रय में पुंडरीक विट्ठल ने षड्राग चंद्रोदय लिखी। तो ये जो पुस्तकें मैं आपको बता रहा हूँ, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहीं से बनते हैं कि षड्राग चंद्रोदय किसने लिखी? पुंडरीक विट्ठल ने लिखी। कहाँ पे लिखी? तो खानदेश में लिखी। पुंडरीक विट्ठल की और भी अन्य रचनाएं हैं जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, रागमाला, राग मंजरी और नर्तन निर्णय। इसमें से नर्तन निर्णय बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक बार पिछले साल किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है। नर्तन निर्णय किसकी रचना है? इसके अलावा पुंडरीक विट्ठल के बाद आते हैं बख्शू। बख्शू नामक संगीतकार ने बहादुर टोड़ी, नायकी कल्याण और नायकी कान्हरा, इन 3 रागों का आविष्कार किया था। इसके अलावा एक प्रमुख नाम हमको आता है बाज बहादुर का। बाज बहादुर एक संगीतकार थे जिसको अकबर ने 1571 में 2000 का मनसब भी प्रदान किया था। अकबर कालीन रचनाएं, इसमें मैंने पूरा चार्ट बना दिया है जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये चार्ट का आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे पुंडरीक विट्ठल के बारे में हमने चर्चा की थी, षड्राग चंद्रोदय, रागमाला, राग मंजरी, नर्तन निर्णय। इसी तरह से सोमनाथ ने रचना की है राग विबोध की। दामोदर, पंडित दामोदर ने की है संगीत दर्पण। अहोबल ने की है संगीत पारिजात। ये संगीत पारिजात बहुत इंपॉर्टेंट है अहोबल की, क्योंकि इसके ऊपर आगे चल के इसका अनुवाद हुआ है औरंगजेब के समय में। और हम देखेंगे कि औरंगजेब के समय में संगीत को बहुत ज्यादा महत्व नहीं रहता, संगीत को दरबारी कला के रूप में उसको निषेध कर दिया जाता है, लेकिन ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका अनुवाद होता है ये, और एक संगीत के ऊपर एक रचना है। हृदय नारायण देव ने लिखी है हृदय कौतुक, हृदय प्रकाश। भाव भट्ट, ये भाव भट्ट इंपॉर्टेंट है। भाव भट्ट की अनूप विलास, अनूपांकुश और अनूप रत्नाकर। तो अगर आपको बाकी कुछ नहीं भी याद होता है तो 3 नाम जरूर याद कर लें। एक तो पुंडरीक विट्ठल, इंपॉर्टेंट, मैं मार्क कर देता हूं इसमें, पुंडरीक विट्ठल है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इसके बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट है अहोबल, अहोबल की संगीत पारिजात, और लास्ट में इंपॉर्टेंट है भाव भट्ट। भाव भट्ट की ये तीनों रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। अकबर के अन्य दरबारी संगीतज्ञ कौन कौन है? सुभान खान, नाम पूछे जाते हैं क्योंकि एग्जाम में सीधे सीधे नाम आएगा कि ये सुभान खान जो थे ये अकबर के दरबार में क्या थे? तो एक संगीतज्ञ थे, या आपसे पूछ लेंगे, नाम दे देंगे, सुभान खान, सुरजान खान, मियाँ चांद, ये संगीतज्ञ किसके दरबार में थे? तो ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है और कोई ऑप्शन नहीं, आपको इसको याद करना पड़ेगा। मियाँ चांद, विचित्र खां, वीरमंडल खां, चांद खां और शहाब खां, ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है। अकबर के दरबारी संगीतज्ञ थे ये। हालांकि अकबर कालीन हम बहुत सारे संगीतज्ञों के नाम पढ़ेंगे, जैसे हरिदास हैं, और आगे चल के हम गोपाल का भी नाम देखेंगे, बट वो दरबारी कवि नहीं, दरबारी संगीतज्ञ नहीं थे। लेकिन ये जो नाम थे दरबारी संगीतज्ञ थे। तानसेन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तानसेन का जो असल नाम था ये था राम तनु पांडे। तो ये महत्वपूर्ण है, कई बार छोटे छोटे प्रश्न आ जाते हैं, वन लाइनर, हम उसको नजरअंदाज करते हैं। और ये ध्रुपद राग में माहिर थे।
ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस बार आपने अगर राजस्थान का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देखा हो तो उसमें इसके ऊपर प्रश्न भी आया था, तानसेन के ऊपर। आगे मैं बताऊंगा आपको कौन सा प्रश्न था। ध्रुपद राग में माहिर थे ये, और अकबर के दरबार में आने से पहले ही रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में थे, और अकबर ने इन्हें कंठाभरण वाणी विलास एक उपाधि दी थी। ये एक मत ये है कि ये हरिदास के शिष्य थे, और दूसरा मत कहता है कि जो तानसेन है और जो हरिदास है दोनों के दोनों मान सिंह तोमर के शिष्य थे। और ये मान सिंह तोमर कौन है? ये मान सिंह तोमर हैं ग्वालियर घराने के, ग्वालियर घराने के हैं। ग्वालियर के राजा भी थे, ग्वालियर घराने से संबंध है इनका। और इन्होंने लिखी है मान कौतूहल। मान कौतूहल एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। अगर हम मेडिवल म्यूजिक हिस्ट्री की बात करें तो मान कौतूहल एक बहुत महत्वपूर्ण रचना हो जाती है। आगे चल के इसका भी अनुवाद होता है, और हम इसको देखेंगे कि किसने किया, क्या किया। तो ये जो अनुवाद है, ये जो म्यूजिकल जितनी भी क्रिएशंस हैं, जितने भी ये संगीत की रचनाएं हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसने की, किसने उसका अनुवाद किया। प्रश्न आपके जो एग्जाम में आएंगे वो यहीं से आएंगे। मियाँ की टोड़ी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग, दरबारी कान्हरा, इसके रचयिता हैं तानसेन। तो ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी इससे पहले हमने बहादुर तोड़ी पढ़ी थी। अगर आपने ध्यान दिया हो इससे, इस वाली स्क्रीन में देखिए, यहाँ पे बख्शू ने लिखी है बहादुर तोड़ी, और नायकी कल्याण और नायकी कान्हरा। लेकिन तानसेन की रचना क्या है? मियाँ की टोड़ी, मियाँ की मल्हार, और मियाँ की सारंग, मियाँ की सारंग और दरबारी कान्हरा, ये तानसेन की रचना है। तो कई बार हो सकता है क्वेश्चन में आपसे स्टेटमेंट दे दे सीधा सीधा कि मियाँ की टोड़ी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग, और ऑप्शन में बख्शू हो, नाम तानसेन हो, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अपने जीवन के अंतिम दिनों में ये मोहम्मद गौस के शिष्य बन गए थे। मोहम्मद गौस जो कि सूफी सिलसिले से ताल्लुक रखते हैं, मोहम्मद गौस इनके शिष्य ये बन जाते हैं तानसेन। अकबर कालीन संगीत के ऊपर चर्चा करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ध्रुपद राग गाने में तानसेन बहुत ही माहिर थे। तो ध्रुपद जो राग था, ये इसकी जो गायन शैली थी, इसकी 4 विशिष्ट गायन शैली प्रचलित थी। यहीं से प्रश्न आया था आपका, राजस्थान के जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, नोहारवाणी, खंडारवाणी, गोवरहारी वाणी और डागुरवाणी, ये इसकी 4 वाणी है, ये महत्वपूर्ण है। और तानसेन की तरह अन्य प्रमुख ध्रुपद गायक भी थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो दरबारी संगीतज्ञ थे वो अलग थे, दरबार में जो संगीतज्ञ नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत प्रसिद्ध थे। जैसे बैजू बावरा है, बैजू बावरा बख्श हालांकि दरबारी संगीतज्ञ थे, लेकिन ये ध्रुपद राग गाने में माहिर थे। गोपाल, ये एक प्रश्न आ चुका है कि कौन इसमें से अकबर कालीन संगीतज्ञ नहीं है, उसमें नाम दिए हुए थे बहुत सारे, हालांकि गोपाल। और एक नाम मैंने आपको इससे पहले बताया था, नायक गोपाल। नायक गोपाल ये महत्वपूर्ण है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। नायक गोपाल जो है ये अलाउद्दीन खिलजी के समय के संगीतज्ञ थे, अलाउद्दीन खिलजी के समय के म्यूजिशियन थे, जिनका नाम है नायक गोपाल। और केवल गोपाल अगर नाम आता है तो वो अकबर कालीन संगीतज्ञ हैं। इसके अलावा एक नाम आता है हरिदास, और हरिदास इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हरिदास के विषय में एक किंवदंती चलती है कि इन्होंने मना कर दिया था कि मैं दरबार में जाके किसी के लिए नहीं गाऊंगा, मैं केवल अपने ईश्वर के लिए गाता हूँ। वृंदावन के ये निवासी थे, वृंदावन में भगवान कृष्ण की ये भक्ति करते हैं, और उन्हीं के भक्ति गीत इन्होंने गाए हैं। तो जब अकबर को ऐसा लगता है, क्योंकि अकबर बहुत इच्छुक होता है और उसको इतनी इनकी प्रशंसा सुन चुका होता है कि अकबर को लगता है कि मुझे एक बार तो इनका गाना जरूर सुनना चाहिए। तो अकबर जो है वो एक भेष बदल के इनकी कुटिया के बाहर जाके इनका गाना सुनता है तानसेन के साथ। तो एक किंवदंती चलती है, और इसके बारे में हो सकता है प्रश्न भी पूछ दें आपसे कि किसके बारे में ये कहा जाता है कि अकबर ने जाके उनकी कुटिया के बाहर उनका गायन सुना था, तो हरिदास है। इसके अलावा सूरदास और रामदास 2 नाम और आते हैं जो कि ध्रुपद गायन में बहुत माहिर थे। ध्रुपद की तरह एक शैली आती है धमार शैली। धमार शैली में बहुत ज्यादा धमा चौकड़ी होती है, ये आपको याद रखना है। धमा चौकड़ी मतलब शोरगुल हल्ला ये सब होगा, तो धमार शैली है। कई बार हो सकता है आपसे पूछने की क्या डिफरेंस होता है धमार शैली ध्रुपद शैली। तो ध्रुपद की तरह ही धमार थी, और इसमें होरी के जो गीत हैं और ये सब गाए जाते थे, और ये दोनों की दोनों शैली ब्रज भाषा में, ये महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन आया भी है यहाँ पे। ब्रज भाषा में इनका पूरा का पूरा जो क्रिएशन हुआ है वो सारा का सारा ब्रज भाषा में हुआ है। ख्याल गायन शैली अभी तक आविष्कार इसका नहीं हुआ था। ख्याल गायन शैली बहुत सॉफ्ट तरीके से होती है, और जो ध्रुपद है वो बहुत इसमें मर्दाना आवाज निकलती है। तो ध्रुपद और ख्याल आगे चल के हम देखने को मिलेगी। अबुल फजल ने संगीतज्ञों के साथ साथ वाद्य यंत्रों का भी उल्लेख किया है, जिनमें प्रमुख हैं वीणा। वीणा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वीणा के ऊपर ही ध्रुपद का अवतरण किया जाता था। वीणा, तंबूरा, तारमंडल, रबाब और ने मतलब बांसुरी। जहांगीर और शाहजहां के काल में अगर हम देखें तो जहांगीर के प्रमुख दरबारी संगीतकार थे तानसेन के पुत्र विलास खां। इंपॉर्टेंट नाम है, अगेन आपसे हो सकता है पूछ दे, विलास खां, छतर खां, खुर्रमदाद, मक्खू और हमजाज,
ये किसके दरबारी संगीतकार थे? तो ऑप्शन दे देंगे आपको, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, या फिर हो सकता है अकबर भी हो, क्योंकि अकबर के समय में बहुत सारे संगीतज्ञ हुए हैं। इसमें जहांगीर के समय में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके समय में गजल गायकी का प्रचलन शुरू हो गया था, और यहाँ पे हमको एक नाम मिलता है शौकी। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, शौकी। इसको जहांगीर ने आनंद खां की उपाधि दी है, और ये एक गजल गायक था। तो गजल गायक का प्रचलन शुरू हो जाता है, आनंद खां की उपाधि देते हैं शौकी को जहांगीर। और शाहजहां ने लाल खां को गुड़ समंदर की उपाधि दी है। ये लाल खां जो है, ये है विलास खां के दामाद, इनके दामाद हैं। और विलास खां जो है वो कौन है? तानसेन का पुत्र है। तो ये थोड़ा सा जस्ट बताने के लिए बता रहा हूँ आपको, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। शाहजहां ने लाल खां को गुण समंदर की उपाधि दी है। शाहजहां के दरबार में खुशहाल खां और विश्राम खां नाम के दो संगीतज्ञ थे। और इसके बारे में एक बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग सा एक फैक्ट है कि शाहजहां जो है वो संगीतज्ञों का जब संगीत सुनता था तो वो इतना ज्यादा उसमें धुन जाता था, इतना रम जाता था कि वो बहुत अपने जो निर्णय है वो मतलब अपने आपे में लेके उनको उस तरह से नहीं लेता था। और खुद भी एक ध्रुपद राग का एक गायक था। तो इस तरह से जब एक विश्राम खां जो है ये संगीत अपना जब ध्रुपद राग गा रहे थे, उस समय एक फरमान आता है जिसमें साउथ के कैंपेन की बात होती है, साउथ के कैंपेन की बात होती है। और वो इस फरमान के ऊपर औरंगजेब साइन कर देता है बिना उसको ध्यान दिए, क्योंकि वो विश्राम खां का संगीत सुन रहा था और उसमें रमा हुआ था एकदम। तो साइन कर देता है और औरंगजेब को जो है वो दक्कन में कैंपेन करने के लिए, अभियान करने के लिए भेज देता है उस एक शाही फरमान के माध्यम से। लेकिन जब बाद में उसको पता चलता है कि उसने ऐसा कर दिया है, तो विश्राम खां को अपने कोर्ट में नहीं आने देता और बोलता है, उसको सजा देता है कि नहीं, अब हम तुम्हें अपने कोर्ट में नहीं आने देंगे, तुम्हारी वजह से मैंने जो है वो अनजाने में ऐसा एक फरमान जारी कर दिया। तो एक छोटा सा एक जस्ट एक ऐसे ही स्टोरी चलती है इस तरह से कि जो शाहजहां था वो संगीत का इतना ज्यादा प्रेमी था कि उसमें एकदम धुन जाया करता था। और एक हिस्टोरियन है सर जदुनाथ सरकार, उन्होंने तो यहां तक बोला है कि शाहजहां जो है वो खुद ध्रुपद राग गाया करता था और इसकी बहुत अच्छी सुरीली आवाज में इसको गाता था ये। औरंगजेब के समय में जैसे हमें पता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि दरबारी संगीत पर प्रतिबंध लग गया था, लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मानना नहीं है, मतलब ऐसा हमको नहीं समझना चाहिए कि औरंगजेब संगीत के खिलाफ था। नहीं, संगीत के खिलाफ नहीं था। हालांकि उसने ऐसा जरूर प्रतिबंध लगाया, और शायद इसलिए प्रतिबंध लगाया जिससे कि जो जितने भी दरबारी हैं वो विलासिता में ना डूबे। जैसे हमने पहले भी देखा कि शाहजहां ने संगीत के प्रभाव में आके संगीत में ऐसा रम गया दरबार में कि उसने जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट थे वो साइन कर दिए बिना कुछ सोचे। तो ऐसा कुछ ना हो आगे चल के कभी, इसलिए औरंगजेब ने दरबारी संगीत पर प्रतिबंध लगाया था। लेकिन यहाँ पे उल्लेखनीय बात यह है कि बेगमों और शहजादों के महलों में संगीत पर कोई प्रतिबंध नहीं था। इस बात की जानकारी हमको एक ट्रैवलर देता है जिसका नाम है मनुकी, जिसने लिखी है स्टोरियो दो मुगोर एक करके किताब है, स्टोरियो द मुगोर बुक लिखी है। उसमें इसने इस बात का उल्लेख किया है कि औरंगजेब ने दरबार में प्रतिबंध जरूर लगा दिया था, मगर उसने जो उसके जो सरदार थे, जो उसके नोबल्स थे, जो शहजादे थे, उनके महलों पे कोई प्रतिबंध नहीं था। इसके राजाश्रय में, हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जितनी भी म्यूजिकल बुक्स का ट्रांसलेशन हुआ है, म्यूजिकल बुक्स का जो भी ट्रांसलेशन हुआ है, वो सबसे ज्यादा ट्रांसलेशन जो है वो हमको औरंगजेब के टाइम पे ही देखने को मिलता है। इसके राजाश्रय में गायकों और वादकों को दरबारी स्थान प्राप्त था, जिनमें खुशहाल खां जो कि शाहजहां के समय में था, विश्राम खां, इसके अलावा रसबैन खां, हयात, सुखी सेन कलावंत। वो आपसे पूछ लेंगे हयात, सुखी सेन कलावंत और रसबैन खां किसके दरबारी थे और संगीतज्ञ भी थे, तो वो औरंगजेब रहेगा। अगर आपसे खुशहाल खां और विश्राम खां की बारे में पूछते हैं तो हो सकता है आंसर कोड में पूछें, औरंगजेब और शाहजहां दोनों का नाम हो। लेकिन अगर किसी एक का भी नाम होता है तो आपको उसी के ऊपर टिक लगाना है। अब जैसे मैंने आपको बताया था, मान कौतूहल बहुत ही महत्वपूर्ण एक रचना है। मान कौतूहल फकीरुल्लाह ने इसका फारसी अनुवाद किया है और उसको नाम दिया है राग दर्पण। राग दर्पण इसका नाम दिया है। नाम याद रखना है किसने किया है, औरंगजेब के समय में हुआ है। इसके अलावा संगीत पारिजात, जैसे मैंने आपको बताया था अहोबल की रचना संगीत पारिजात, इसका भी अनुवाद किया है मिर्जा रोशन जमीर ने। तो मिर्जा रोशन जमीर नाम इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फकीरुल्लाह नाम इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे नाम आपको याद करने पड़ेंगे, चाहे वो किताबों के हों, चाहे वो इनके जो क्रिएटर्स हैं, जो इनके जिन्होंने रचना की है, उनके नाम आपको बहुत महत्वपूर्ण है।
इस काल में 18वीं सदी की बात कर रहे हैं हम, औरंगजेब के बाद के काल की बात कर रहे हैं, यानी कि मोहम्मद शाह रंगीला के समय में करीब इस काल में ध्रुपद गायकी की जगह ख्याल गायकी अधिक लोकप्रिय हो गई। जैसे मैंने आपको बताया कि ख्याल गायकी आगे चल के लोकप्रिय होती है। तो ये यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपके कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। धीरे धीरे जो ध्रुपद है और जो धमार है उसकी गंभीर और मर्दानी गायकी का स्थान ख्याल की मुलायम और चंचल गायकी ने ले लिया। ख्याल गायकी में तानों का प्रयोग होता है जबकि ध्रुपद में तानों का प्रयोग वर्जित है। बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन आजकल जो है कल्चरल डेवलपमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन बहुत आते हैं। हिस्ट्री में जो भी जितना भी कल्चरल डेवलपमेंट हुआ है, जो सांस्कृतिक विकास हुआ है, उसके ऊपर प्रश्न अधिक से अधिक पूछे जाने लगे हैं। ख्याल गायकी में नारी कंठ, ख्याल गायकी जो है नारी कंठ के भी अनुकूल है, क्योंकि तो जैसे मैंने बताया मुलायम है, चंचल गायकी के लिए अनुकूल है, इसलिए नारी कंठ के भी अनुकूल है। इसलिए इसकी जो लोकप्रियता थी बहुत जल्दी प्रसिद्धि इसको मिलती है, लोकप्रिय जल्दी हो जाती है। और ख्याल गायन शैली के साथ ही सितार का आविष्कार भी हुआ। अब यहाँ से एक थोड़ा सा डाउट आता है, जो सितार का आविष्कार है ये बोला गया है खुसरो ने किया, लेकिन इस खुसरो से इतिहासकार अभी तक कंफ्यूज होते थे कि ये शायद वो खुसरो हैं जो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। लेकिन ये जो सितार का आविष्कार हुआ है ये खुसरो खां ने किया है 18वीं सदी में, ऐसा इस बेसिस पे कहा जा सकता है। अब जो नवीन जितने भी खोजें हुई हैं उसके आधार पे इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि जो सितार का आविष्कार है वो इसीलिए हुआ क्योंकि ख्याल गायन शैली शुरू हुई। इससे पहले ध्रुपद गायन शैली होती थी, और ध्रुपद गायन शैली जैसे मैंने आपको बताया मर्दानी है और बहुत ही कठोर है, गंभीर है, तो उसका जो भी अवतरण है वो वीणा पे संभव था। तो हमको कहीं पे भी अभी तक सितार के आविष्कार करने की आवश्यकता ही नहीं थी। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि अकबर के दरबार में हमने बहुत सारे वाद्य यंत्रों के बारे में पढ़ा, जैसे अबुल फजल लिखता है, लेकिन उसने कहीं पे भी सितार के विषय में नहीं लिखा। और हमको अभी तक यानी कि औरंगजेब के समय तक कहीं पे भी सितार वादकों के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई भी ऐसे नाम नहीं मिलते कि कोई सितार वादक रहा हो या किसी ने सितार बजाया हो या सितार का कहीं पे भी उल्लेख हो। तो ये जो भी उल्लेख हुआ है सितार का, ये होना ही शुरू हुआ है 18वीं सदी के बाद। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो ख्याल गायन शैली है इसके साथ ही सितार का आविष्कार हुआ है, और इससे पहले सितार का कोई आविष्कार नहीं। तो यहाँ से आपका प्रश्न भी बनता है कि सितार का आविष्कार कौन सी सदी में हुआ, तो 18वीं सदी में हुआ है, 18th सेंचुरी। और यहाँ से हो सकता है क्वेश्चन आपसे करें कि सितार के आविष्कार की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि जो ख्याल गायन शैली है उसका यहाँ पे वो लोकप्रिय हो गई, और ख्याल गायन शैली जो है ये एक मुलायम और चंचल गायकी है, और इसके लिए इसमें सितार की आवश्यकता पड़ी। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस स्लाइड में आपके लिए, मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में नेमत खां सदरांग और उसका भतीजा अदरांग ये ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध थे। तो ख्याल गायकी के प्रसिद्ध गायक कौन है, नेमत खां सदरांग है और उसका भतीजा अदरांग है। तो यहाँ तक संगीत के विषय में पूरी चर्चा है, जो कि 16वीं से लेकर 18वीं सदी के बीच में जितने भी संगीतकार हुए उसके बारे में मैंने आपको बताया। जो इंपॉर्टेंट क्रिएशन, जो भी आपकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उसके बारे में बता दिया, आप नोट डाउन कर सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण एक लेक्चर था ये, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ मैं आपसे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।